नमस्कार दोस्तों। तो प्लाजा होटल में एक संधि हुई जिसमें G5 देशों ने हस्ताक्षर किए और कुछ ही सालों में जापान पूरी तरह से डूब गया, उसकी अर्थव्यवस्था का विनाश हो गया और उससे चीन ने कुछ सबक लिए और अपने आप को अगले 30 सालों के लिए तैयार कर लिया। और उसी प्लाजा अकॉर्ड से निकले कुछ डायनामिक्स और कुछ लेसन्स ने ईरान के युद्ध 2026 के साथ हमें टोटलिटी में चीजों को देखने का इंसाइट प्रदान कर दिया। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। आज हम आपको लेके चलेंगे 1985 के प्लाजा अकॉर्ड, जो हमने कल के वीडियो में विस्तार में आपको समझा और आपको बहुत पसंद आया, से लेकर ईरान वॉर 2026 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो रेशे जुड़ रहे हैं आपस में, वहां तक। वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी चीजें समझते चलिए और एंजॉय करें। काम शुरू करते हैं। From Plaza 1985 to Iran 2026, how the world changed। हम सीधे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये वो चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों की नजर से बच जाती है, उनके एनालिसिस से छूट जाती है, लेकिन हमारी नजरों से ना तो ये बचेगा ना तो ये छूटेगा। मेरी ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है, जुड़े रहिएगा लंबे समय तक। आपका प्यार मिलता रहे इस सीरीज को तो ये सीरीज चलती रहेगी और ऐसी ऐसी चीजें जियोपॉलिटिक्स की मैं निकाल के आपके लिए लाऊंगा कि आपको बहुत मजा आएगा। बिकॉज आफ्टर ऑल नॉलेज इज पावर। किसने कहा था भाई नॉलेज इज पावर? एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल फिगर ने कहा था। दोस्तों, कल का हमारा वीडियो ये होने वाला है, व्हाई डिड द यूएई लीव ओपेक। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ओपेक क्यों छोड़ दिया अचानक से? अब अचानक से तो कुछ होता नहीं है जियोपॉलिटिक्स में, तो यूएई के छोड़ने के बहुत गहरे निहितार्थ क्या हैं, यह मैं आपको कल बताने जा रहा हूं। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। मिस तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम जितने भी वीडियो, ब्लॉग पोस्ट इत्यादि बना रहे हैं, एक मेल से शाम को हम हमारे सैकड़ों जो जुड़ चुके हैं सीरीज के साथ, इस पूरी सर्विस के साथ, उनको मेल भेज देते हैं। आज तीसरा दिन था, बराबर सर्विस शुरू हो गई है। अपने मोबाइल को ऑन कीजिए, कैमरे को ऑन कीजिए, इस क्यूआर कोड पे फोकस कीजिए, एक लिंक खुल जाएगी, क्लिक करके गूगल फॉर्म खुलेगा, सिर्फ एक ईमेल आईडी देना है और आपको हमारे डेली अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक भरा है, आपने नहीं तो तुरंत कर दीजिए। हर ग्लोबल अफेयर वीडियो में मैं किसी एक बड़े दिग्गज का रेलेवेंट स्टेटमेंट लेकर हाजिर होता हूं। एलन ग्रीनस्पैन नाम का ये जो व्यक्ति आपको अभी दिखा और फिर से दिखेगा, चिंता मत करो, ये कहीं नहीं जाने वाला इतिहास में से। इस व्यक्ति ने डॉलर को लेकर कुछ कहा था। वैसे इस व्यक्ति पर 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का आरोप भी लगा है। वो कैसे लगा है वो मैं कभी और बताऊंगा। फेडरल रिजर्व का चेयरमैन लंबे समय तक एलन ग्रीनस्पैन रहा और उन्होंने एक बात कही कि ये जो प्री एमिनेंस है, वर्ल्ड प्राइमरी रिजर्व करेंसी, ये कोई अधिकार नहीं है, ये हमने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है। और ये बात तो वैसे सच है। अब वो मेहनत का स्वरूप क्या है वो उस पर डिबेट हो सकता है। और उससे हमें पता चलता है कि दुनिया हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल मार्केट्स को सैल्यूट करती है और हमें कुछ भी करके इसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन ग्रीनस्पैन की बात सुन ली होती, मान ली होती, समझ ली होती, तो वो ईरान वॉर कभी शुरू ही नहीं करते, क्योंकि मॉर्टल अटैक ऑन द यूएस डॉलर हो चुका है। एकदम से नहीं मरेगा यूएस डॉलर, 15-20 साल कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन पूरी फाउंडेशन हिल चुकी है। वो आपको धीरे धीरे दिखेगी, चिंता मत कीजिए। जिन्होंने पहले से ये सीरीज फॉलो की, आपको तो दिखने लग भी गई है। हमने कल बात की थी प्लाजा अकॉर्ड की, कैसे जापान की बर्बादी का ये सबसे बड़ा कारण रहा और कैसे अमेरिका ने एक तरह से अपना स्वीट रिवेंज 1950 से 1985 तक का ले लिया, क्योंकि जापान के प्रोडक्ट्स अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स की टांगे तोड़ चुके थे। तो अमेरिका का बड़ा स्वीट रिवेंज हो गया। अब हम उसको जोड़ देते हैं ईरान वॉर 2026 से। अरे भैया, इसी में तो हमारी महारत है, कनेक्टिंग द डॉट्स में। तो आप तो आनंद लीजिए। तो एक बार 5 सेकंड लेके आपको क्विक रिकैप दे दूं कि ये सब नाटक था क्या प्लाजा अकॉर्ड का। जैसा कि आप जानते ही हैं, अमेरिका ने 1985 में अपने G5 के दोस्तों को बुलाया, सबको बोला एक कप कॉफी पर आ जाओ। कॉफी से कौन मना कर सकता है भाई साहब, मैं तो नहीं कर पाता, लेकिन धोखा हो गया।
कॉफी के लिए बुलाया, बोला कि देखो कॉफी वगैरह तो बहाना थे, नाश्ता वगैरह का भी बहाना वो मैं दे दूंगा, लेकिन इस कागज पे साइन कर दो। भाई तुम साइन करोगे या नहीं? और ऐसा करके उसने 4 भाइयों से साइन करा लिया। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, और वो चारों भाई बेचारे इमोशनल ब्लैकमेल में आके साइन कर बैठे, और उसके बाद उनका सत्यानाश हो गया। यह मैं आपको कल अच्छे से बता चुका हूं। अमेरिका ये चाहता था कि जो ट्रेड इम्बैलेंस हो चुका है, यानी उसके जो भयानक इंपोर्ट्स बढ़ चुके हैं, वो किसी भी तरह करके घट जाएं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेके सब लोग डॉलर को डिप्रिशिएट करने में मदद करें। सारे भाइयों ने मदद की। अमेरिका की चांदी हो गई क्योंकि उसके एक्सपोर्ट बढ़ने लगे, दूसरों के घटने लगे, लेकिन जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये हमने कल बात की थी, मैं फिर से इसमें नहीं जाऊंगा। अभी तक का सब कुछ क्लियर है? अरे भाई सब कुछ क्लियर है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार? ऐसी भी क्या कंजूसी, वो सारे लाइक छुपा के कहां लेके जाओगे? लाइक कर दो, एक ही बार करना, 2 बार मत करना। लाइक कर दो, कमेंट भी जरूर कर दो, और यहां तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करने में क्या तकलीफ हो रही है तुमको यार? कर दो भाई, थोड़ा हमारे टीम का मनोबल, हौसला, महामानव का मनोबल टूटना नहीं चाहिए, खुद के लिए बोल रहा हूं। तो दोस्तों, प्लाजा अकॉर्ड ने सिर्फ एक्सचेंज रेट पूरे तरीके से शिफ्ट नहीं किए, प्लाजा अकॉर्ड ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स को शिफ्ट कर दिया, जापान की सबसे बड़ी बूम और बस्ट की साइकिल को ट्रिगर किया, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के आसियान जो टाइगर्स कहे जाने लगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की राइज का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अगर प्लाजा अकॉर्ड नहीं हुआ होता और जापान की मैन्युफैक्चरिंग का पतन नहीं हुआ होता, तो चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हमें नहीं दिखाई दिया होता। आज तक ये बात किसी ने नहीं बताई आपको। हमने हमेशा ये सुना कि दंग शाओपिंग 1979 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, द कलर ऑफ द कैट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज एबल टू कैच द माइस, और वो सब तरफ से कैपिटल लाने लगे। ये कैपिटल आई क्यों? इसलिए आई क्योंकि जापान का पतन हो गया था, तो इसमें ज्यादातर कैपिटल तो जापान से ही आ रही थी और बची खुची अमेरिका से, और वो पूरे ईस्टर्न सी बोर्ड पे उनके, यानी वेस्ट पैसिफिक के सी बोर्ड पे एसईजेड लगा दिए। अब कनेक्शन समझ में आया? तो कैसे इंटेंडेड और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की एक चेन चलने लगती है। तो मैंने अभी जो समझाया उसको कमेंट में कोई फिर से सबको समझा दे भैया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लाजा अकॉर्ड दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, आराम से बाद में इसको पॉज करके अपने नोट्स बना लेना, मैं इसको क्विकली समझा देता हूं। जापानीज येन बहुत तेजी से एप्रिशिएट हो गई। अब जब जापानीज येन एप्रिशिएट हुई तो लक्ष्य भी यही था कि जापान के एक्सपोर्ट्स टूटे, महंगी करेंसी में एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं, आपकी करेंसी सामने के सापेक्ष सस्ती हो, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। मैंने कल ये बताया था, ये मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स में भी बता रहा हूं, शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट भी देखा करो। तो जापान का येन जो है वो बहुत एप्रिशिएट हो गया, तो जापान की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस यानी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, क्या खतरनाक वर्ड है ब्रो, प्रतिस्पर्धात्मकता, 5 बार बोल लोगे तो मान जाऊंगा, हिंदी आती है तुमको। तो जापान की जो निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता थी उसकी टांगे टूटने लग गई, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ स्लो हो गई। तो इतना पैनिक फैल गया जापान में कि प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक ने मिलकर सारे इंटरेस्ट रेट गिरा दिए, लिक्विडिटी फ्लश कर दी, जिससे एसेट बबल क्रिएट हो गया और पूरा सत्यानाश, लॉस डेकेड, और वहां की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे टूटी, तो कैपिटल दूसरे देशों में जाने लगी और पूरे एशिया की चांदी होने लगी, मतलब चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, आसियान टाइगर्स की, एशियन टाइगर्स की, और वहां पैसा जाने लगा। अब अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिका जिसने ये सारा ड्रामा किया था कि उसके खुद के ट्रेड बैलेंस को संतुलन किया जाए, उसका अपना ट्रेड डेफिसिट घटे, तो उसका क्या हुआ? अमेरिका का तो एक अलग ही कांड हुआ, उसका ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बहुत तो कम हुआ, पार्शियली, टेम्पररीली, लेकिन अमेरिका के जो बड़े धन्ना सेठ थे, फाइनेंशियल मार्केट के दिग्गज, उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी का इतना भयानक फाइनेंशियलाइजेशन करने का तय कर लिया था कि वहां उनको मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज की जरूरत ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि अगर ये सस्ते में आउटसोर्स हो जाता है, चाइना जाने दो, यहां क्यों चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, एकदम सस्ते में होके आ रहा, आने दो। चाइना को गोल्डन मौका मिल गया, अमेरिका ही था जो चाइना को डब्ल्यूटीओ में घसीट के लेके गया था और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। एक और कारण जो मैं ग्लोबल अफेयर्स में पहले बता चुका हूं सीरीज में, अमेरिका का फाइनेंशियल एलीट एक चीज से बहुत डरता था, डरता है, डरता रहेगा, एक मजबूत मिडिल क्लास जो सड़कों पे उतर के विद्रोह करे अमेरिका में। तो मजबूत मिडिल क्लास बनने ही मत दो, मैन्युफैक्चरिंग को क्रश कर दो, तो कभी नीचे पिरामिड से लोग ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, सर्विसेज में इतने लोग आ ही नहीं सकते हैं। कंपेयर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज कैन नेवर
actually raised the lot of the people. ये सब हुआ अमेरिका में अगले 20 साल। तो ये यहां बताना बहुत जरूरी था, हालांकि ये रिकरेंट थीम है, आगे कई बार आएगी दोस्तों। ये कहानी और ये लिंक समझ में आ गए कई लोगों को, ये बेसिक बातें कि क्यों चली गई मैन्युफैक्चरिंग वहां। तो अभी तक दो कारण तो बिल्कुल साफ है, जापान का पतन, तो कैपिटल गई चाइना, क्योंकि वहां उस वक्त डंग शाओपिंग इनवाइट कर रहे थे, क्या बोल के, द कलर ऑफ द कैट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज एबल टू कैच द माई। मैंने पैराफ्रेज किया, एग्जैक्ट शब्द थोड़े से अलग थे। और दूसरा कारण अमेरिका का ओवर फाइनेंशियलाइजेशन और फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग से होने वाली कोफ्त, जिसके कारण अभी मैंने आपको बताया। तो ये सब चल रहा था। अब चाइना ने इसमें अपना फायदा ले लिया, वही हमारा फोकस है। तो ये जो प्लाजा अकॉर्ड था, इसका चीन पर क्या असर आया, आ रहे हैं उसके ऊपर। सबसे पहला असर यह था कि जापान से बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग का चाइना में डिस्प्लेसमेंट होना अब शुरू होने वाला था, और जापानीज फर्म्स खुद पैसा ले लेके चाइना जाने लगी, क्योंकि उनके लिए धंधा करना जापान से मुश्किल हो गया था। तो वाया चाइना ही अब वो कर सकते थे, जहां येन पिक्चर में नहीं होती। समझ में आया आपको? सर्ज इन एफडीआई। दोस्तों, जापान और बाद में अमेरिका से आने वाले कैपिटल ने चाइना में अरबों अरबों डॉलरों का निवेश करवा दिया, क्योंकि डंग शाओपिंग उसके लिए चाइना के सिस्टम को पॉलिटिकली तैयार कर चुके थे। अ मैन विथ इमेंस विजन। वो एक इंजीनियर थे। माओ जेडोंग के समय उनको दंडित किया गया था कि यह काउंटर रेवोल्यूशनरी है, और उनको दंड वगैरह दिया था माओ के सब यंग रेड कॉमरेड्स ने। लेकिन 76 में माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद, 3-4 साल के पॉलिटिकल संघर्ष के बाद, 79 में जैसी डेंग के हाथों में चीन की कमान आई, उसके बाद तो इतिहास ही लिखा जाना था, और इतिहास लिख दिया गया। काफी लंबी चौड़ी कहानी है। चाइना हैज बीन माय फेवरेट टॉपिक सिंस 1991। मैंने चीन पे 1991 से अपनी पर्सनल स्टडी और रिसर्च जारी रखी है। 30 से 35 बहुत गंभीर किताबें इस विषय पर मैंने अच्छे से एज अ स्कॉलर पढ़ी हैं, और उससे जुड़े लेख, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज तो सैकड़ों देख ली हैं। तो इसमें छुपे हुए बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो मैं समय समय पर आपके लिए लाते रहूंगा। तो रंगों में होली खेलते रहना, ज्ञान के रंगे बेटा, ज्ञान की होली चल रही, इधर बता रहे हैं तुमको। तो ये लोगों ने कैपिटल लाया, टेक्नोलॉजी लाए, मैनेजरियल एक्सपर्टीज लाए, तो चाइना की तो ऐश हो गई बल्ले बल्ले, और बची खुची ऐश चाइना ने आईपी चुरा चुरा के कर ली। इंडस्ट्रियल स्केल पे आईपी चुराया चाइना ने। नकल में भी अकल लगती है, लेकिन हर देश तो नहीं कर पाता ना। तो चाइना में कोई भी वेस्टर्न कंपनी गई है, वेस्टर्न मैनेजर गया, आप ये मान के चलिए उसके पास जो भी आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो कॉपी हो चुकी है। डिफॉल्ट सेटिंग है ये। अब अमेरिका बहुत चिल्लाया करता था इस पे, ये हो गया, वो हो गया, चोरी कर ली। अब अमेरिका का नैतिक बल टूट चुका है। कैसे? अरे आपके फ्रंटियर एआई लैब्स क्या कर रहे हैं? अरे भैया, मैं अपनी एआई कंपनी भी चला रहा हूं बिलियन होप्स की, मुझे पता है एआई में क्या होता है। एनी ऑफ द लीडिंग एआई मॉडल्स एंड फ्रंटियर एआई लैब, they have scraped the whole internet and millions of books available without paying a dime to anyone holding the original copyright. ये सारे चोरी से बने हैं मॉडल्स। तो अब इनको चाइना को कुछ बोलने का हक ही नहीं रह गया। और फिर वो चिल्लाते हैं कि डीप सीक या क्वेन ने या इसने हमारे मॉडल्स को डिस्टिल करके कर लिया। अरे तो तुमने सब कुछ चुराया, उन्होंने तुम्हारा डिस्टिल करके चुरा लिया, तो तुम किस कोर्ट में जाओगे अपील करने? एक डाकू एक चोर की अपील लेके थोड़ी जा सकता है कोर्ट में। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में मैंने एआई का कांड आपको समझाया। एआई इज हियर टू स्टे। एआई, मशीन लर्निंग, ये परमानेंट, ये कहीं नहीं जा रहे। लेकिन उनके पीछे के डायनामिक्स को समझो। और इसलिए अमेरिका ज्यादा कुछ बोलता नहीं है आईपी को लेके, मालूम है चीन से पलटवार आएगा। तो चाइना का पूरा एक्सपोर्ट मॉडल जो तैयार हुआ ना दोस्तों, वो यहां पर उसके बीज पड़े। और डीप इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन अमेरिका ने खुद करवा दिया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति घसीट के चाइना को डब्ल्यूटीओ में लेकर गए। अगर नहीं लेकर गए होते और चाइना डब्ल्यूटीओ के बाहर होता, तो आज चाइना की इकोनॉमी का साइज वो नहीं होता जो आज है। कितना है चाइनीज जीडीपी? मोटा मोटा फिगर बताइए साल का। और मेरा ऐसा मानना है, अगर अमेरिका ने चाइना को डब्ल्यूटीओ में नहीं डालकर पूरा ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता, वो शायद आज उससे 30-40% छोटा होता जो वो है। तो ऐसे होती हैं स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स। जोश जोश में भैया, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरी लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चाइना ने बहुत चतुराई से ये खेल खेला और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ अमेरिकन ट्रेजरीज खरीद के अपने पास रख ली। आपको समझ में आया? दोस्तों, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया सबसे पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही लीजिएगा, और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें।
उससे भी बेहतर काम आप हमारे लिए ये कर सकते हैं। नीचे एक ज्वाइन का बटन है, इसको क्लिक करें। 5 लेवल की मेंबरशिप, शानदार नॉलेज मेंबरशिप इस चैनल पर उपलब्ध है। ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम और बेहतर चीजें आपके लिए लगातार ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये था प्लाजा का इंपैक्ट चीन पर। सबसे पहले जापान से मैन्युफैक्चरिंग उठ उठ के उछल उछल के चीन आने लगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना ने उसका एक पूरा स्ट्रक्चरल ढांचा रेडी कर लिया था। नहीं तो वो नहीं आती ना, कहीं और चली जाती। सिर्फ दुनिया में अपॉर्चुनिटी है, समुद्र में मछलियां हैं, तो वो मेरे जाले में आई जाएंगी, ऐसा नहीं होता ना। आपको जाना पड़ता है वहां, उस हिसाब से जाला बुनना पड़ता है, बिछाना पड़ता है, खींचना पड़ता है सही समय पे, तब मछली उसमें फंसती है। अदरवाइज बात बनती नहीं है। दंग शाओपिंग और उनके तीनों सक्सेसर्स इस बात को समझ गए। जियांग जेमिनो, हु जिनताओ और बाद में शी जिनपिंग ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि अमेरिका तोड़ न दे चीन को, जिसकी पूरी संभावना थी, उससे बचने के लिए उन्होंने पहले लाया मेड इन चाइना 2025, जो एक सुपर डुपर सफल प्रोग्राम हो गया फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का। और दूसरे लाए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका पश्चिम के पास कोई जवाब ही नहीं है आज तक। सोचिए, 13 साल हो गए। एक पूरा वीडियो में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि चाइना ने कौन सा लॉन्ग टर्म इंफ्रा गेम खेल लिया है और वेस्ट उसको तोड़ क्यों नहीं पाया। जानना चाहेंगे? वो वीडियो बनाऊं एक पूरा। तो एफडीआई बढ़ाओ वगैरह वगैरह, ये हमने आपको बता दिया। तो सोवियत यूनियन पर इसका क्या असर आया? रशिया मतलब सोवियत संघ मान लीजिए, क्योंकि तब रशिया अलग तो था नहीं, सोवियत संघ का हिस्सा था। दोस्तों, सोवियत यूनियन क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में इंटीग्रेटेड ही नहीं था, इसलिए ये सब जो धमा चौकड़ी मची थी, उसका रत्ती भर असर सोवियत यूनियन पर नहीं आया। देखिए, चीन के सारे नेताओं ने सोवियत यूनियन को बहुत अच्छे से स्टडी करके रखा है, और वो ये अपने ट्रेनिंग स्कूल में अपने सारे कॉमरेड्स को सिखाते हैं कि जो गलती सोवियत यूनियन ने की, वो गलती हमें नहीं करनी है। कौन सी 2 गलतियां की? पहली, अपने आप को ग्लोबल ट्रेड से अलग कर लिया। अगर सोवियत यूनियन ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी में अंदर अंदर तक घुस गया होता, तो कोई उसे टूटने नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ का विघटन होने दिया, और उसके कारण हैं बहुत सारे। तो शी जिनपिंग जो आइडियोलॉजिकल क्लासेस में पढ़वाते हैं किताबों में, ये सारा है कि हमें सोवियत संघ नहीं बनना है। और वो इसलिए बने क्योंकि एबीसीडी। यहां तक कि व्लादिमीर पुतिन भी यूक्रेन पे हमला करते समय, जब उन्होंने भाषण दिया था लंबा चौड़ा इमोशनल, ये बोल चुके हैं कि बहुत बड़ी गलती होगी, हमने विक्टिम होने दिया, और हम तो वही सोवियत संघ फिर से बना लेंगे। और ये बाप रे बाप। तो प्यारे दोस्तों, ऑयल प्राइस की डिक्लाइन एक बहुत बड़ा कारण थी सोवियत संघ के पतन का, और इंटरनल रीजंस बहुत सारे थे, लेकिन प्लाजा अकॉर्ड इतना बड़ा रीजन नहीं था। हमारी सीरीज में बहुत जल्द मैं ये वीडियो लेकर आने वाला हूं, हाउ एंड व्हाई यूएसएसआर कोलैप्स्ड। जब मैंने चीन पर इतने साल रिसर्च किया, यूएसएसआर उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है, भैया क्या करें, क्योंकि युद्ध भी लड़े दोनों ने। तो ये हो गई रशिया की बात। अब हम आ जाते हैं ईरान पर। ये सबका ईरान से क्या लेना देना? अरे सर, क्या बात कर रहे हो, प्लाजा का ईरान से क्या लेना देना? प्लाजा अकॉर्ड की वजह से ईरान का युद्ध नहीं हुआ, लेकिन जो पूरा अमेरिका के नेतृत्व का वित्तीय ढांचा दुनिया का बना, वो तो प्लाजा के बाद ही बना ना। पूरा एशिया सेंट्रिक एनर्जी डिमांड बनी, वो तो 1985 के बाद ही बनी ना। और एक ग्लोबल इकोनॉमी का ढांचा जो तैयार हुआ, वो प्लाजा अकॉर्ड के बाद और नियो लिबरल इकोनॉमिक्स के बाद हुआ, जो आज के वर्ल्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट है। ये सारी चीजें हुई तो ये बिल्कुल तय था कि ईरान वॉर जैसी कोई बड़ी घटना होगी ही होगी, क्योंकि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का बैलेंस कोई एक देश तो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। थुसीडिडी साहब 2000 साल पहले कह के गए कि अगर एक ग्रेट हेजेमॉन होता है तो शांति हो जाती है, पैक्स अमेरिका हो गया, पैक्स अमेरिकाना। लेकिन अगर वो ग्रेट हेजेमॉन अपनी ग्रेटनेस लूज कर देता है जियोपॉलिटिकल, तो फिर कंटेस्टेड हेजेमनी होती है, और उसमें क्रोनिक वॉरफेयर होता है। समझ में आ गया? आगे करेंगे बात थुसीडिडीज पर। मैंने अभी जो बोला, कोई एक महापुरुष इसको अच्छे से रिवाइंड करके कमेंट में लिखे। तो दोस्तों, डॉलर इतना मजबूत हो गया प्लाजा अकॉर्ड के बाद कि अमेरिका के पास ग्लोबल लेवरेज आया और वो हर किसी को धमकाने लगा। जापान का स्टैग्नेशन हुआ
तो अमेरिका बिल्कुल केंद्र बिंदु में आ गया। उसके पहले मेड इन जापान सबसे बड़ा कैश ऑफ क्वालिटी होता था, वो खत्म हो गया और अब अमेरिका की दादागिरी बढ़ गई, क्योंकि पूरी मैन्युफैक्चरिंग एशिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया पे ट्रांसफर हो गई। तो ऑयल डिमांड का कंसंट्रेशन हो गया। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन इतना तेजी से करवाया अमेरिका ने कि क्राइसिस का ट्रांसमिशन एक झटके में हो रहा है। ईरान के वहां युद्ध चल रहा, हमें क्या तकलीफ? अरे भाई, पूरे फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबलाइज कर दिया अमेरिका ने। तो एक जगह बम फटा और सब तरफ उसकी आंच आ गई। अगर ये फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या हम इतने चिंतित होते? शायद नहीं। अमेरिका का सिस्टम इतना मजबूत हो गया फाइनेंशियल कि वो 35 से 40 ट्रिलियन का कर्जा लेके भी अपनी मिलिट्री को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। 700 बेसेस बना लिए। इसीलिए ईरान ने सबसे पहले जीसीसी के 6 देशों में लगभग 15 अमेरिकन बेसिस पे सबसे पहले मिसाइलें मारी। संदेश ये था कि जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। कल हम यूएई पे बात करने वाले हैं, कल का वीडियो तो बिल्कुल मिस मत करना। एनर्जी मार्केट सारे फाइनेंशियलाइज हो गए और ये जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस थे ट्रेड के, जिसके लेके प्लाजा अकॉर्ड किया था कि मुझे अपना घाटा कम करना है, वो फिर से आ गए। अब तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया कि ट्रंप ने उसको टैरिफ्स के थ्रू कम करने की कोशिश की, लेकिन वो एक लास्टिंग सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आपके पास रिजर्व करेंसी है तो या तो रिजर्व करेंसी छोड़ दो तो ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, अगर वो है तो बैलेंस नहीं होगा। अब मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स में घुस रहा हूं, वो मैं थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहूंगा। आप इकोनॉमी पे भी एक पूरी सीरीज चाहेंगे मुझसे? अगर हाँ तो बताइए, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो प्यारे दोस्तों, प्लाजा से ईरान की ये है सारी कड़ियां। मजा आया? सारी लिंक जुड़ गई? बस इसी तरह मजा आता रहेगा। लेकिन आप जरा इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर लो ताकि हम आपको प्रॉपर डेली अपडेट भेज सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और मेंबरशिप में जरूर आके जुड़े, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जियोपॉलिटिक्स की ये गहरी बातें मजेदार तरीके से आप तक मैं लाते रहूंगा। आपका सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।